नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। देश की राजनीति में घट रहे घटनाक्रमों की एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह कहूंगा कि वे नई परख चैनल के साथ जरूर जुड़ें और अगर अभी तक उन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। अमेरिका की टैरिफ वाली नीति का जो दबाव है, वो तकरीबन सारे देश अलग-अलग तरह से महसूस कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री का एक बयान आया जिसमें उन्होंने भारत और चीन के सहयोग को बढ़ाने की बात कही और यह कयास लगाया जा रहा है कि असल में अमेरिकी टैरिफ नीतियों के दबाव के कारण ही वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के संदर्भ में या दुनिया की राजनीति के संदर्भ में जो ट्रंप साहब की टैरिफ नीति है उससे एक बड़ा बदलाव भी आ सकता है या आने की संभावना दिख रही है? मुझे तो लगता ये है कि ये बदलाव तो निश्चित रूप से आ सकता है और आएगा ही, आ ही रहा है। और ये चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बयान अब दिया है। इससे पहले अभी जो G20 की बैठक हुई थी जोहानिसबर्ग में, उसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई थी। मुलाकात बैठक के दौरान भी साइडलाइन भेंट जो होती है ना, बैठक के साथ में बगल के कार्यक्रम में बातचीत कर ली जाती है बैठक। वो बैठक में बातचीत हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। उसको इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पे प्रकाशित किया था इन दोनों की तस्वीर के साथ में। और उसमें ये कहा गया था कि जो सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद को ठंडा किया जाए। उसका बातचीत का उद्देश्य ये था, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, उस यात्रा को फिर से चालू किया जाए और उस मसले को भी दुरुस्त किया जाए। भारत चीन के बीच में संबंध ठीक किए जाएं और भारत चीन के बीच में व्यापार वगैरह की संभावनाओं को तलाशा जाए। तो ये तो इसमें भारत के विदेश मंत्री भी शामिल थे। इसके पहले आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे शासनकाल का पहला बजट जब पेश किया था, तो उससे पहले जो आर्थिक सर्वे आता है, उस आर्थिक सर्वे में ये कहा गया था कि भारत को चाहिए कि वो चीन के साथ चीनी पूंजी के लिए दरवाजा खोले अपना। तो भारत को चीनी पूंजी के लिए दरवाजा भारत का बंद वैसे भी नहीं है, लेकिन जो एक आपत्ति रहती है सीमा विवाद के कारण, सीमा विवाद बना रहेगा अपनी जगह। साथ में चीन के साथ में आर्थिक आदान प्रदान और आर्थिक संबंध परवान चढ़ने चाहिए। फिर नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने, जो कि प्रोफेसर जगदीश भगवती के शिष्य हैं, उन्होंने भी ये वक्तव्य दिया भारत आकर कि भारत को ऐसा करना चाहिए। जब उन्हें सीमा विवाद की याद दिलाई गई तो उन्होंने कहा, मैं कोई सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन सीमा विवाद से संबंधित अगर कोई चीज हो तो उस पर अपने रिजर्वेशन रखिए। आप बाकी जगह चीन के साथ संबंध अच्छे रखिए। पहले ही भारत और चीन के बीच में ट्रेड बहुत बढ़ा हुआ है। भारतीय बाजार चीनी चीजों से भरा हुआ है। आज तक कोई टिकटॉक पर लगी हुई एक जो पाबंदी थी, जो एक तरह से प्रतीकात्मक सी पाबंदी थी, बाकी सब कुछ तो चीन की यहाँ पे मिलती है हर चीज। भारत में बल्ब भी चीन के बनाए हुए बिकते हैं और भारत में टेलीफोन तो सेलफोन तो चीन के बनाए हुए बिकते हैं। यानी कितनी चीजें चीन की बनाई हुई बिकती हैं भारत में। तो एक तरह से अच्छा, ये कोशिश ट्रंप की वजह से भी ये परिस्थितियां बनी है। मैं तो मानता हूं कि ट्रंप के पहले से ही ये बात इस तरह, ट्रंप के चुनाव जीतने के पहले से ही भारत की तरफ से इस तरह की बात चल रही है। आज विदेश मंत्री का एक बयान मैंने ये भी देखा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो उसे छोड़ देता है, जो कश्मीर का हिस्सा है, तो कश्मीर विवाद अपने आप सुलझ जाएगा। इसका मतलब ये भी एक निकाला जा रहा है कि कहीं न कहीं विदेश मंत्री जो है चीन के पास जो हिस्सा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीन से व्यापार बढ़ाने की जो एक पूरी कोशिश है, क्या उससे देश के भीतर जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कश्मीर को लेकर, उसमें एक बदलाव भी देख सकते हैं हम? देखिए, कश्मीर के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड में बदलाव क्या है? ये तो पुराना ही स्टैंड है ये। उनका तो कहना है कि भाई जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो गैर कानूनी कब्जा है। भारत की संसद मानती है कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। संसद में इसका प्रस्ताव भी पास हो चुका है और किसी भी पार्टी ने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था। वो एक सर्वदलीय और सर्वसम्मति से प्राप्त पास प्रस्ताव था। उसके बारे में बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते रहते हैं कि जो पीओके है,
वो भारत का हिस्सा है। यहाँ तक कि अनौपचारिक किस्म के भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद ये भी कह चुके हैं, एक राज्य मंत्री भी ये भाषण दे चुके हैं कि नरेंद्र भाई एक दिन फौज भेजेंगे और वो पीओके को अपनी ओर खींच लेगी। अब भारत को ये लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद में कुछ इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। अगर ट्रंप मान जाए इस बात को और ट्रंप के दिमाग में ये बात आ जाए, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि ट्रंप अचानक कहें पाकिस्तान के हुक्मरानों से कि आप ये भारत का हिस्सा जो आपने कब्जा कर रखा है, भारत को वापस कर दीजिए। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो मैं आपको ठोक दूंगा, मैं आपकी ये वाली रसद बंद कर दूंगा, हम आपको हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे इसमें। तो मुझे लगता है कि जो जयशंकर ने जो वक्तव्य दिया है, लगता है कहीं कुछ इस संभावना को भी वो तलाश रहे हैं। अगर भारत और ट्रंप की जुगलबंदी इस सवाल के ऊपर हो जाए तो पाकिस्तान के लिए सांसद हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल इस बात से भी संबंधित था कि एक हिस्सा तो चीन के पास भी है जो पाकिस्तान ने उसे दे दिया है, तो उसके बारे में भारत सरकार एक खामोशी ओढ़ लेती है और वो एक तरीके से ये मानने की तरह है कि जो पूरा मसला है वो यही है कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जो हिस्सा चीन के पास है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। तो एक तरीके से उनके ये आप ठीक कह रहे हैं, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। और जो लद्दाख में चीन ने जो जमीनें दबा ली हैं, वहां पर अपनी पूरी काउंटी बना रहा है चीन, और अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने खड़ा कर दिया है, उसके बारे में भी यहाँ कोई चर्चा नहीं है। ना वांग यी चर्चा कर रहे हैं, ना जयशंकर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भारत को, अच्छा, भारत अगर चीन से संबंध अपने अच्छे कर ले तो जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसमें अगर वो कुछ बातों को छिपा ले तो उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो मुख्य तौर पर पाकिस्तान विरोधी है ना, तो पाकिस्तान विरोध के सवाल पे वो कोई चीज ऐसी नहीं, कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान ने अगर मान लीजिए कश्मीर का एक हिस्सा चीन को दे रखा है, तो वो विपक्ष को ही सवाल उठाने चाहिए, विपक्ष को ये पूछना चाहिए उस हिस्से का क्या है। ये भारत अभी भी ये मानता है कि तकनीकी रूप से वो हिस्सा भी पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान अगर कश्मीर वापस करेगा तो उस हिस्से को भी वापस करेगा। कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है कि देश में लगातार जो निवेश है वो कम हो रहा है और कई सारे लोग अपने पैसे को वापस निकाल रहे हैं। हालांकि मीडिया में सवाल प्रमुखता से नहीं उठता है और बहुत सारी दूसरी चीजें सामने आ जाती हैं। क्या आपको ये लगता है कि हाल फिलहाल के दिनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तरह की समस्या से निपटने के लिए कोई सार्थक कदम उठाया है? देखिए, ना उन्होंने कदम उठाया है, ना वो इस समस्या को समस्या मानते हैं। नरेंद्र मोदी की आप पिछले 2 अर्थव्यवस्था संबंधी वक्तव्यों को देखिए, वो सफेद झूठ है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व की फैक्ट्री बन गया है, सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, ये कहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है तो क्या देख रही है? क्या वो देख रही है कि भारत जो है वो चीन से कितना दबा हुआ है, ये देख रही है? क्या वो ये देख रही है कि अमेरिका से जो हवाई जहाज आ रहे हैं उसमें वहां रह रहे गैर कानूनी रूप से रह रहे भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के उतारा जा रहा है? कि सारी दुनिया देख रही है कि नेपाल के लोग, जब नेपाल के गैर कानूनी लोग गए तो हथकड़ी बेड़ी उनको नहीं लगी हुई थी, लेकिन भारतीयों को अमेरिका हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज रहा है। वो क्या क्या दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि पीयूष गोयल अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका में वो जो ट्रेड डील, जो द्विपक्षीय व्यापार संधि होने, वाणिज्य संधि होने वाली है भारत और अमेरिका के बीच में, उस संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर जो मोदी और ट्रंप के बीच जारी हुई थी, वो ट्रेड डील में क्या होने वाला है? उसमें अमेरिका ने तो साफ कह दिया है कि आप पेट्रोकेमिकल के ऊपर अपना टैरिफ कम कीजिए। अब पीयूष गोयल शायद ये प्रस्ताव लेके गए हैं कि अमेरिका भी टैरिफ कम करे, हम भी टैरिफ कम करें। तो अमेरिका कह सकता है और उसकी ये बात ठीक भी होगी, हम क्या टैरिफ कम करें, हमने तो पहले से ही बहुत कम टैरिफ कर रखे हैं। हालत ये है कि अमेरिका अगर किसी क्षेत्र में 3.5% टैरिफ लगाता है तो भारत वहां 35% टैरिफ लगाए पड़ा हुआ है। आप भारत और अमेरिका की तुलनात्मक टैरिफ की सूची देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका तो टैरिफ कुछ कम करने की स्थिति में कई मामलों में है ही नहीं। जो टैरिफ कम होना है भारत की तरफ से होना है। क्या सारी दुनिया ये नहीं देख रही है कि भारत के उद्योग जगत ने, कारपोरेट सेक्टर के जो कुछ सलाहकार किस्म के लोग जो होते हैं, रणनीतिकार होते हैं, उन्होंने भारत सरकार को सलाह दी है कि अमेरिका की बात आप मान जाइए, पंगा मत लीजिए आप डोनाल्ड ट्रंप से। तो सब लोग देख रहे हैं कि चीन जवाबी टैरिफ लगा रहा है, कनाडा जवाबी टैरिफ लगा रहा है,
मैक्सिको जवाबी टैरिफ लगा रहा है, ग्वाटेमाला जवाबी टैरिफ लगा रहा है। क्या भारत जवाबी टैरिफ लगाएगा, या भारत अमेरिका के सामने झुक जाएगा? और झुक जाएगा तो भारत बदले में क्या मांगेगा अमेरिका से? क्या भारत अमेरिका से कहेगा ठीक है हम टैरिफ वैरिफ सब कम किए दे रहे हैं, हम आपका तेल भी खरीद लेंगे, हम आपकी गैस भी खरीद लेंगे, हम आपके F-35 विमान भी खरीद लेंगे, आप पाकिस्तान से हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर दिलवा दीजिए? क्या भारत इस तरह का सौदा करने जा रहा है ट्रंप से? ये सारे सवाल हैं। लेकिन आपने इस बात को 2 बार इस बात का जिक्र किया कि भारत इस तरह की मांग कर सकता है, या ट्रंप किसी दिन ऐसा कह सकते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत को दे दिया जाए। मेरा अंदाजा है, इसकी कोई संभावना, कोई इसका कोई सूत्र तो नहीं है? नहीं, देखिए ट्रंप एक इस तरह के नेता हैं, जब वो कनाडा के प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि आप अपने देश का हमारे देश में विलय कर दीजिए, हमारा 51वां प्रांत बन जाइए। जब वो डेनमार्क से कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड आप हमें दे दीजिए, ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त प्रांत है। जब वो कह सकते हैं पनामा नहर अब अमेरिका ले लेगा पनामा नहर को। जब वो ये कह सकते हैं कि गाजा पट्टी पे हम कब्जा कर लेंगे और वहां रिजॉर्ट बना देंगे गाजा पट्टी पे, वहां इतने लोगों को नौकरी मिल जाएंगी उससे। तो ट्रंप में ये क्षमता है कि वो पाकिस्तान से कह सकें कि अब आप ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बहुत दिन हो गए आपके पास रखे हुए, आप ये भारत को दे दीजिए, और अगर आप भारत को नहीं देंगे तो हम तुम्हारे खिलाफ ये कदम उठाएंगे। और वो वहां बैठे हुए कहेंगे ये सब पाकिस्तान की सरकार तानाशाह है, वो कुछ भी कह सकते हैं वो ना, तो उससे भारत को फायदा हो सकता है। वरना देखिए इस दौरान जब भारत अमेरिका के साथ बातचीत में व्यस्त है, वहां पे हमारे पीयूष गोयल गए हुए हैं, वो ट्रेड डील की शर्तें तय करने में लगे हुए हैं वहां पर। ऐसी स्थिति में, और चीन से जयशंकर ये बातचीत कर ही रहे हैं, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में उन्होंने वक्तव्य दिया है, उसका मतलब हम क्या निकालें? एक संभावना ये भी हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरीके से अमेरिका को अलग थलग पड़ जाए, इस स्थिति की ओर भी ले जा रहे हैं। अगर भारत चीन का सहयोग बढ़ता है, यूरोप अपना तरीके से चीजों को देखने लगता है, और जेलेंस्की पूरी तरीके से यूरोप पर निर्भर हो जाते हैं, सर्वाइव भी कर जाते हैं, तो अमेरिका तो काफी अलग थलग ही पड़ जाएगा। देखिए अगर यूरोप में इतनी क्षमता होती कि वो अपने दम पर जेलेंस्की को पुतिन के खिलाफ लड़ाई रख सकता, तब ये बात कही जा सकती थी। यूरोप ने जो गोलबंदी की है वो गोलबंदी ऐतिहासिक है, उसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इस तरह की अमेरिका विरोधी गोलबंदी, अमेरिका को चुनौती देने वाली गोलबंदी हुई है। लेकिन यूरोप में इतनी क्षमता नहीं है, यूरोप में सामरिक क्षमता बहुत कम है, हास्यास्पद स्तर तक कम है यूरोप में सामरिक क्षमता, क्योंकि उसकी सुरक्षा की गारंटी आज तक अमेरिका लेता था। अब डोनाल्ड ट्रंप अपना हाथ खींच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम दूसरे देशों के ऊपर खर्चा क्यों करें, दूसरे देश अपना खुद देखें। अमेरिका अगर ग्रेट बनेगा तो अपनी आर्थिक ताकत की वजह से ग्रेट बनेगा, अमेरिका अगर ग्रेट बनेगा तो अपनी सामरिक ताकत की वजह से ग्रेट बनेगा, और ये ताकत हम दूसरे देशों के साथ, हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जो व्यापार संतुलन है, उसको हम दुरुस्त करके प्राप्त करेंगे। हर जगह अमेरिका जो है व्यापार संतुलन के लिहाज से घाटे में है, दूसरे देश उससे मुकाबले फायदे में है, भारत भी बहुत फायदे में है व्यापार संतुलन के लिहाज से। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जा करना है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को अभी लागू हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, उन्होंने 20 फरवरी को शपथ ली थी, 20 जनवरी को शपथ ली थी, 20 मार्च 2 महीने होंगे पूरे, तो कम से कम 6 महीने देखना पड़ेगा कि भाई ये बंदा जो अलग तरह की भाषा बोल रहा है, अलग तरह की नीतियां अपना रहा है, अलग तरह की चुनौतियां फेंक रहा है, बने बनाए बंदोबस्त को बिगाड़ रहा है, सारी दुनिया परेशान है, वो डोनाल्ड ट्रंप को डिकोड करने में लगी हुई है। अभी से बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तो नाकाम हो जाएंगे, अमेरिका अकेला पड़ जाएगा, ये सब कह रहे हैं लोग, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा, ये कम से कम 6 महीने बाद मालूम पड़ेगा। आज तो स्थिति है कि जेलेंस्की वहां से नाराज होकर चले आएगा, हमारी बड़ी इंसल्ट की, बड़ा अपमान किया, यूरोप चले आए, लंदन में बैठे, लंदन में तमाम यूरोपीय नेता जमा हो गए 27 देशों के, और अमेरिका विरोधी वहां गोलबंदी हो गई। ये गोलबंदी करने के बाद सब लोगों को फिर एहसास हुआ कि भाई अमेरिका के बिना काम तो चलेगा नहीं। उधर ट्रंप ने जेलेंस्की की सारी जो सामरिक मदद थी वो रोक दी।
जैसे ही सामरिक मदद रुकी, ज़ेलेंस्की कहने लगे कि हम खनिज डील में दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ट्रंप ने जो अपनी संसद में भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हमने सामरिक मदद रोक दी और देखते ही वो पीस डील पे और सब डील सारी डील दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। यूरोप के नेताओं ने भी कहा कि हम एक पीस डील बनाएं, एक पीस समझौता बनाएंगे और अमेरिका को भी उसमें लाएंगे, बिना अमेरिका के नहीं हो सकता है ये। सब लोग जानते हैं कि अमेरिका के बिना अभी किसी का काम चलने वाला नहीं है। यूरोप को एक सामरिक ताकत बनने में अभी 20 वर्ष का समय लगेगा। दिल्ली में एक जो वायदा था प्रधानमंत्री का कि 8 मार्च से वो रकम देने लगेंगे महिलाओं के खाते में, अभी वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम इसे कैसे समझे? क्या हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए काफी बढ़-चढ़ कर वादा कर दिया था और अब उसे बहुत मुश्किल लग रहा है वादा को पूरा करना? ये समस्या तो सभी जगह है। जो लाभार्थियों वाली दुनिया है वो संकट में फंस रही है। जो सरकारें, मैं तो मानता हूं ये हूं कि अगर आम आदमी भाजपा चुनाव जीती, आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, तो आम आदमी पार्टी भी इस संकट का सामना कर रही होती। उस संकट को किसी दूसरे तरीके से हल करती। भाजपा दूसरी तरीके से हल कर रही है। क्योंकि भाजपा के साथ केंद्र सरकार है, इसलिए भाजपा शायद इसको हल कर लेगी देर सवेर, क्योंकि उसे अपनी वादा पूरा करने के लिए हो सकता है केंद्र से कुछ विशेष मदद मिल जाए या कुछ और हो जाए। मतलब क्योंकि अभी तो भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि तरह तरह से वो इस योजना के लाभार्थियों की संख्या घटाए। कि आपकी इतनी आमदनी होगी तो हम आपको नहीं देंगे, आप नौकरी नहीं करना चाहिए, आपको इतनी उम्र होगी तो नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। ये करके शायद 20-25 लाख महिलाओं तक ही वो सीमित करना चाहती है लाभार्थियों का। अभी तो वो कवायद चल रही है। इसके बाद जो तारीख नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मिलना शुरू हो जाएगा, उस तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। मिलेगा कब कोई नहीं कह सकता अभी। तो भाजपा ने साफ कर दिया है कि हम अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में योजना बनाएंगे और योजना बनाने के बाद पेश करेंगे कब क्या कैसे दिया जाएगा। वो चुनाव जीत चुके हैं, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर उन्होंने बहुत जल्दी ही इस काम को देना, इस मदद को देना नहीं शुरू किया तो उनकी बहुत भद्द पिटेगी और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि चुनाव के बाद इस तरीके की शर्तें लगाना कि आपके पास ये चीजें होंगी तभी आपको मिलेगी, एक तरीके से वादा खिलाफी भी है। बहुत सारे लोगों को बरगलाने की तरफ कुछ तो जब वो योजना बनाई गई थी तो उसमें लिखा भी हुआ था। उस योजना में जो योजना आम आदमी पार्टी ने भी योजना पेश की थी और भाजपा ने भी योजना पेश की थी, दोनों में कुछ था कि शायद जो महिलाएं नौकरी पेशा हैं, जो इनकम टैक्स पे करती हैं, उनको नहीं मिलेगी मदद। ये और कुछ था उसके अंदर, इस तरह की कुछ थे, पाबंदियां थी। लेकिन अब क्या है कि अब तो भाजपा को देनी है, वो चुनाव जीत गए। अब वो चुनाव जीत गए हैं तो फिर उनको कोशिश ये करनी है कि कम से कम उनका पैसा खर्च हो। तो उसके लिए वो तमाम तरीके अपना रहे हैं इस बात को। एक आखिरी सवाल राहुल गांधी की राजनीति के बारे में। वो आज गुजरात में थे और उन्होंने वहां पर ब्लॉक स्तर तक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये कहा कि हम अगले चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट जाएं और जनता के मुद्दों को उठाएं। इसके पहले केरल के नेताओं से, बिहार के नेताओं से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का प्रयास काफी सार्थक है कि चुनाव से काफी पहले वो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, या इससे काफी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? देखिए, राहुल गांधी उस दौर में हैं जब वो कांग्रेस का पुनर्गठन करना, कांग्रेस के ढांचे को बदलने की कवायद कर रहे हैं कई जगह। अब वो कितना बदल पाएंगे ये भविष्य बताएगा। उसका लाभ कितना होगा, नुकसान कितना होगा, कांग्रेस में कितना जोश आएगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन उन्होंने वो कोशिश शुरू कर दी है और उन्होंने समय पर कोशिश शुरू कर दी है। अभी गुजरात का चुनाव भी दूर है, केवल बिहार का चुनाव ही नजदीक है, वो भी 7-8 महीने दूर है, ऐसी बात नहीं है। और लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी 27 में होगा, लोकसभा चुनाव 29 में होगा। तो वो कांग्रेस का कील काटा दुरुस्त करना चाहते हैं, अपने मन की कांग्रेस बनाना चाहते हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो पिछली बार अध्यक्ष थे तो उनके अध्यक्ष कार्यकाल की सबसे अच्छी घटना गुजरात का विधानसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत को इंचार्ज बनाकर एक बहुत अच्छा चुनावी परिणाम निकाला था। भाजपा चुनाव हारते हारते बची थी उसमें। तो राहुल गांधी अगर ये चाहते हैं कि कांग्रेस के भाजपा के मर्म पे हमला करें, अगर वो गुजरात में भाजपा को कुछ सबक सिखा सकते हैं और तो वो उन्हीं को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी
सबसे बड़ा दल है समाजवादी पार्टी के साथ, वो बहुत जूनियर पार्टनर है, लेकिन गुजरात में अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो भाजपा कांग्रेस ही सीनियर पार्टनर होगी। फिर आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल पूरी तरह बिगाड़ दिया था। दूसरे खुद राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं थी चुनाव प्रचार करने की वहां पर। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो अब राहुल गांधी देखिए वो गुजरात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उन्होंने बिहार में हस्तक्षेप किया है, केरल में हस्तक्षेप किया है, वो केंद्रीय स्तर पर भी कुछ फेरबदल करने के बारे में सोच रहे हैं। चर्चाएं होती रहती हैं कि केसी वेणुगोपाल को हटाया जाने वाला है, जयराम रमेश को हटाया जाने वाला है, इन लोगों ने इतने 40 चुनाव हार गए वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा चर्चा होती है इन बातों की। देखिए राहुल गांधी कहां तक कांग्रेस को परिवर्तित कर पाते हैं। आज की अपनी इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से कहूंगा कि वे नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।